18 सितंबर 2016 जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना का कैंप गहरी नींद में था। किसी को भनक तक नहीं थी कि सीमा पर लगी कटीली तारों को काटकर जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी रात के सन्नाटे में भारतीय सीमा में दाखिल हो चुके हैं। धोखा देने के मकसद से इन आतंकियों ने भारतीय सेना की ही कॉम्बैट वर्दी पहन रखी थी और अपने चेहरे एकदम क्लीन शेव रखे थे। इनके कंधों पर टंगे ऑलिव ग्रीन बैग्स, AK-47 राइफल्स, गोलियों की मैगजीन और खतरनाक ग्रेनेड से भरे हुए थे। इन आतंकियों ने अपने हमले के लिए एकदम सटीक समय चुना था। उरी कैंप में उस वक्त बटालियन बदलने की प्रक्रिया चल रही थी। डोगरा रेजिमेंट अपनी ड्यूटी पूरी कर चुकी थी और उसका चार्ज लेने के लिए बिहार रेजिमेंट नई वहां पहुंची थी। इसी वजह से उस रात बेस पर आम दिनों के मुकाबले लगभग दुगने जवान मौजूद थे, जिसमें से कई कैंप में लगे टेंट्स के अंदर गहरी नींद में सो रहे थे। हमले के ठीक पहले उन्होंने अपने हथियारों की अंतिम जांच की, जेब से मुट्ठी भर बादाम निकाले, अंधेरे में तेजी से चबाए और निगल गए। यही वो आखिरी खुराक थी जो अगले 8 घंटों के इस खौफनाक मंजर में उन्हें जिंदा रखने वाली थी। और फिर घड़ी में सुबह के 5:30 हुए। कैंप में घुसते ही आतंकी सीधा उन्हीं टेंट्स की तरफ बढ़े। उन्होंने एक के बाद एक 17 ग्रेनेड डाली, जिससे टेंट में भयानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कई जवानों को टेंट से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला और इसी आग में झुलसकर हमारे 13 जवान वहीं शहीद हो गए। जो जवान किसी तरह जान बचाकर भागे, उन पर आतंकियों ने अपनी AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आतंकी यही नहीं रुके, टेंट के ठीक पास एक फ्यूल स्टोरेज एरिया था जहां 200 लीटर के सैकड़ों ऑयल बैरल्स रखे हुए थे। आतंकियों ने वहां भी एक ग्रेनेड फेंका। एक जोरदार धमाका हुआ। इसी अफरा तफरी के बीच डोगरा रेजिमेंट के 19 साल की जवान की नजर इन्हीं आतंकियों पर पड़ी। बिना अपनी जान की परवाह किए वो अकेला ही इन आतंकियों से भिड़ गया और चंद ही पलों में उसने एक आतंकी को वहीं ढेर कर दिया। गोलियों की आवाज और धुएं का गुब्बार देख बाकी जवान भी तुरंत एक्शन में आ गए। खुद को घिरता देख और चारों तरफ फैले धुएं का फायदा उठाकर बाकी बची 3 आतंकी पास ही बनी एक बैरक के 2nd फ्लोर में जा छुपे। वहां भारतीय जवानों और आतंकियों के बीच 6 घंटे लगातार फायरिंग चली, जिसके अंत में हमारी सेना ने बाकी बची 3 आतंकियों को भी मार गिराया। पिछले 2 दशकों में भारतीय सेना पर हुआ यह अब तक का सबसे बड़ा और कायराना आतंकी हमला था। 18 वीर जवानों की शहादत ने पूरे देश को गहरे सदमे और गुस्से में डाल दिया था। मारे गए आतंकियों के पास मिले हथियार, कम्युनिकेशन डिवाइस और GPS सेट साफ साफ ये गवाही दे रहे थे कि साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। इसके बाद पूरे देश में अब एक ही मांग जोर पकड़ने लगी थी, पाकिस्तान के खिलाफ एक ऑल आउट वॉर। देश का गुस्सा इसीलिए भी चरम पर था क्योंकि ठीक 8 महीने पहले 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर भी 6 आतंकियों ने ऐसा ही एक आत्मघाती हमला किया था, जिसमें हमारे 7 भारतीय सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। एक ही साल के भीतर हुए इन 2 बड़े आतंकी हमलों ने भारत सरकार का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया था। हमले के तुरंत बाद रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर और आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग ने सीधे श्रीनगर का रुख किया। उस समय लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ कश्मीर के कमांडर थे। इस खौफनाक हमले की पूरी ब्रीफिंग उन्होंने ही रक्षा मंत्री को दी थी। ब्रीफिंग के दौरान जनरल दुआ ने रक्षा मंत्री की तरफ देखते हुए एक बहुत बड़ी बात कही, सर अगर आप हाँ कह दें तो भारतीय फौज LOC के पार जाकर आतंकी और उनके ठिकानों का वो हाल करेगी जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन रक्षा मंत्री ने सेना के सामने एक बेहद सख्त शर्त रखी, सीमा पार इस कार्यवाही में वहां के किसी भी आम नागरिक की जान नहीं जानी चाहिए और हमारे एक भी सैनिक को खरोच तक नहीं आनी चाहिए। जनरल दुआ का जवाब एक सच्चे फौजी वाला था, सर आम नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी तो हम दे सकते हैं, लेकिन जंग में किसी सिपाही की जान की कोई गारंटी नहीं होती। उरी में अपने जवानों की दर्दनाक शहादत से मनोहर पारिकर भी अंदर तक खिले हुए थे। वो भी आतंकियों का जड़ से खात्मा चाहते थे। कुछ ही पलों की खामोशी के बाद उन्होंने मराठी में सिर्फ एक शब्द कहा, बरोबर। जनरल दुआ के लिए रक्षा मंत्री का यह एक ही शब्द काफी था। सेना को अपनी तैयारी शुरू करने का इशारा मिल चुका था। अब इंतजार था तो बस दिल्ली से आने वाले सिग्नल का। सेना अपना काम पूरा कर चुकी थी, लेकिन कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले भारत दुनिया के सामने डिप्लोमेटिक औपचारिकता पूरी करना चाहता था। इसीलिए 21 सितंबर 2016 को तत्कालीन विदेश सचिव S जयशंकर ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को विदेश मंत्रालय बुलाया। भारत ने उरी हमले के पुख्ता सबूत उनके सामने रखे, लेकिन हर बार की तरह पाकिस्तान ने इन सबूतों को भी खारिज कर दिया और हमले में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया। अब ये साफ हो चला था कि पाकिस्तान बातों से मानने वाला नहीं है। इसके तुरंत बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर, NSA अजीत डोभाल और आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग शामिल हुए। इसी बंद कमरे में 2 बेहद गुप्त और ऐतिहासिक फैसले लिए गए। पहला, भारतीय सेना LOC पार करके दुश्मन के घरों में घुसेगी और इस कायराना हमले का बदला लेगी।
और दूसरा फैसला जिसने दुनिया की आंखों में धूल झोंक दी वो था स्ट्रेटेजिक साइलेंस। यह तय हुआ कि जब तक सेना अपना काम पूरा नहीं कर लेती तब तक सरकार ऐसा दिखावा करेगी कि जैसे वो कोई बड़ा कदम उठाने के मूड में ही नहीं है। इस मास्टर प्लान के तहत सबसे पहला बयान पूर्व आर्मी चीफ और मंत्री जनरल BK सिंह का आया। उन्होंने जानबूझकर एक बेहद संयमित बयान दिया। भारत जज्बातों में बहकर कोई कार्यवाही नहीं करेगा। दुश्मन को धोखा देने के लिए यह एक परफेक्ट चाल थी। इसके बाद रक्षा मंत्री मनोहर पारीकर ने भी एक रूटीन बयान देते हुए सेना से सिर्फ कठोर कार्यवाही करने को कहा, लेकिन कब और कैसे इसका कोई जिक्र नहीं किया। यह बिल्कुल वैसा ही बयान था जैसा हर आतंकी हमले के बाद भारत के द्वारा दिया जाता था ताकि पाकिस्तान बेफिक्र रहे। हालांकि पाकिस्तान को यह अचानक आई खामोशी अजीब न लगे, इसीलिए कुछ जूनियर मंत्रियों को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो टीवी पर आकर थोड़ी बहुत बयानबाजी करते रहे ताकि पाकिस्तान का पूरा ध्यान सिर्फ न्यूज चैनल्स की डिबेट्स पर अटका रहे और सरहद पर भारतीय सेना अपनी तैयारी मुकम्मल कर सके। लेकिन यहाँ सेना के सामने एक बड़ी चुनौती थी। बिना वक्त गवाए LOC के पार उन सटीक टारगेट की पहचान करना जहाँ ये स्ट्राइक होनी थी। इस काम के लिए कई खुफिया एजेंसियों ने एक साथ काम करना शुरू किया। सबसे पहला और बड़ा रोल था NTR और इसरो का। इसरो के मिलिट्री सैटेलाइट्स ने POK की हाई रिजोल्यूशन 3D इमेजेस क्लिक की। इन सैटेलाइट्स ने घने जंगलों में छिपे उन लॉन्च पैड्स को ढूंढ निकाला जहां आतंकी इकट्ठा हो रहे थे। लेकिन सिर्फ सैटेलाइट्स की तस्वीरें ही काफी नहीं थी, क्योंकि आतंकी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे। इसीलिए इंडियन आर्मी और रॉ ने अपने एडवांस हेरोन ड्रोन को रात के अंधेरे में LOC के पार भेजा। इन ड्रोन्स में लगे थर्मल इमेजिंग कैमरास की मदद से सेना को एक एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई कि किस लॉन्च पैड पर कितने आतंकी सो रहे हैं और उनके गार्ड्स कहां खड़े हैं। लेकिन दुश्मन के इलाके में इतना बड़ा ऑपरेशन सिर्फ मशीनों के सहारे अंजाम नहीं दिया जा सकता था। इसीलिए जमीनी हकीकत जानने के लिए रॉ और MI के उन खुफिया एजेंट्स और लोकल इन्फॉर्मर्स ने अपना काम किया जो सरहद पार POK में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि हाफिज सईद और मसूद अजहर के आतंकी इन कैंप्स में पहुंच चुके हैं और भारत में घुसपैठ करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इन रिपोर्ट्स में एक और खौफनाक बात सामने आई। इनमें से कुछ लॉन्च पैड एक दूसरे से महज 500 मीटर की दूरी पर थे और इन्हें सीधे तौर पर पाकिस्तान की ISI और आर्मी ऑपरेट कर रही थी। जब आतंकी और उनके पाकिस्तानी हैंडलर्स आपस में वायरलेस रेडियो या मोबाइल फोन पर बात कर रहे थे तो भारतीय खुफिया एजेंसियों ने उनकी फ्रीक्वेंसी को इंटरसेप्ट कर लिया। इन कॉल्स से उनका मकसद और लोकेशन बिल्कुल साफ हो गई और अंत में इसी पक्की जानकारी के आधार पर 5 से 6 स्पेसिफिक लॉन्च पैड को फाइनल टारगेट चुन लिया गया। लेकिन इस सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किसी बड़ी फौज की नहीं बल्कि ऐसे जवानों की जरूरत थी जो रात के अंधेरे में बिना कोई आवाज किए दुश्मन की सीमा में घुस सके। इसीलिए इंडियन आर्मी की सबसे घातक यूनिट 9 पैरा और 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस के चुनिंदा कमांडो को इस मिशन के लिए बुलाया गया। 25 से 30 कमांडो की अलग अलग हिट स्क्वाड बनाई गई जिन्हें LOC के पार जाकर अपने टारगेट्स तबाह करने थे। वहीं पर किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए करीब 150 कमांडोज को LOC के इसी पार फुल फ्रंटल गियर में बैकअप के लिए तैयार रखा गया। तैयारी में कोई कसर न रहे इसीलिए सैटेलाइट इमेजेस की मदद से मिट्टी के 3D सैंड मॉडल्स बनाए गए। इन मॉडल्स में कैंप की एक बारीकी थी। दिन में कमांडोज इन मॉडल्स पर ब्रीफिंग लेते और रात के अंधेरे में घने जंगलों में वैसे ही रिहर्सल करते। भारत इस बार इतनी सावधानी बरत रहा था कि इस पूरे ऑपरेशन को कोई नाम या कोड नेम भी नहीं दिया गया था। सेना नहीं चाहती थी कि कोई भी भनक पाकिस्तान तक पहुंचे, इसीलिए तैयारी के दौरान किसी भी ऑफिसर को PPT बनाने तक की इजाजत नहीं थी। अगर कमांडोज को कुछ समझाना होता तो जमीन पर डायग्राम बनाया जाता और काम होते ही उसे तुरंत मिटा दिया जाता। कमांडोज की तैयारी पूरी हो चुकी थी, बस दिल्ली से आदेश का इंतजार था। उस वक्त अमेरिका में US जनरल असेंबली का सेशन चल रहा था और 25 सितंबर को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज वहां अपनी अहम स्पीच देने वाली थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का पलड़ा भारी रहे, इसलिए सेना ने ऑपरेशन को 3 दिन और होल्ड करने का फैसला किया और फिर आखिरकार वो रात आ गई 28 सितंबर 2016। इसकी जानकारी सेना और सरकार के केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही थी। प्लान के मुताबिक भारत की 2 अलग अलग यूनिट्स POK के अंदर एक दूसरे से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर एक साथ इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाली थी। लेकिन सबसे पहली चुनौती थी LOC तक पहुंचना। पहाड़ों में रात के समय शांति इतनी होती थी कि अगर कमांडोज को हेलीकॉप्टर से भेजा जाता तो दुश्मन की फॉरवर्ड पोस्ट पर बैठे गार्ड उसकी आवाज मीलों दूर से ही पकड़ लेते और पूरा प्लान वहीं चौपट हो जाता। इसीलिए यह तय हुआ कि इस सफर को हमारे कमांडोज पैदल ही तय करेंगे। 28 सितंबर की रात घड़ी में लगभग 12 बज रहे थे। पैरा SF की दोनों यूनिट्स मौत के उस सफर पर निकल पड़ी। 4 पैरा SF के कमांडोज ने कुपवाड़ा सेक्टर से सीमा पार की तो वहीं 9 पैरा SF के जवानों ने पुंछ सेक्टर से POK में कदम रखा। LOC पार करते ही प्लान के मुताबिक ये दोनों यूनिट्स छोटी छोटी हिट स्क्वाड्स में बट गईं। हर एक स्क्वाड को अपना अलग टारगेट तबाह करने की जिम्मेदारी दी गई ताकि सभी 5 से 7 लॉन्च पैड पर एक ही समय पर एक साथ वार किया जा सके। सभी जवान टेवर असॉल्ट राइफल, M4 कार्बाइन, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, गैलील स्नाइपर और थर्मोबैरिक रॉकेट से लैस थे। साथ ही उनके पास नाइट विजन गॉगल्स
और हेलमेट माउंटेड कैमरास लगे थे जो इस मिशन की लाइव मॉनिटरिंग कर रहे थे। इसके अलावा एक ड्रोन भी कमांडोज के साथ साथ चल रहा था जो इस पूरे ऑपरेशन की डायरेक्ट फीड कमांड सेंटर तक पहुंचा रहा था। लेकिन जैसे ही 4 पैरा की यूनिट ने एलओसी पार की, उनके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा आ गई। टारगेट तक जाने के 2 रास्ते थे। पहला रास्ता छोटा था लेकिन वो एक पाकिस्तानी गांव के बिल्कुल बगल से गुजरता था। दूसरा रास्ता बहुत लंबा, पथरीला और खतरनाक था। कमांडिंग ऑफिसर वहीं रुक गए। अगर वो छोटे रास्ते से जाते और गांव का एक कुत्ता भी भौंक देता तो पास की पाकिस्तानी पोस्ट अलर्ट हो जाती और सरप्राइज वहीं खत्म हो जाता। इसीलिए उन्होंने मुश्किल और खौफनाक रास्ता चुना। कठिन परिस्थितियों के बावजूद कमांडोज एक एक कदम फूक फूक कर रख रहे थे क्योंकि उस घने जंगल में आतंकियों ने जमीन के अंदर जगह जगह लैंड माइंस बिछा रखी थी। अब उन्हें बस एक ही चीज का इंतजार था और वह था अपने साथियों का इंतकाम, जिसे जल्दी ही दुश्मन अपनी जान देकर चुकाने वाले थे। सभी कमांडोज अपनी अपनी पोजीशन लेने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी आसमान में एक तेज धमाका हुआ। पाकिस्तान की आर्मी पोस्ट की तरफ से उस पूरे इलाके को रोशन करने के लिए एम्यूलेटिंग राउंड्स फायर कर दिए गए थे। पूरा घना जंगल रोशनी से जगमगा उठा। यह देखकर भारतीय कमांडोज के पैर जहां थे वहीं जम गए। सभी के दिलों में एक ही डर था कि अगर देख लिए गए तो पूरा ऑपरेशन चौपट ना हो जाए। लेकिन गनीमत रही कि पाकिस्तान की तरफ से ये सिर्फ एक रूटीन फायरिंग थी जिसे वो हर रात दोहराते थे। पूरे 20 मिनट तक हमारे जवान बिना हिले डुले अपनी सांसें रोके जमीन पर लेटे रहे। जब रोशनी बुझी तब जाकर उनका सफर फिर से शुरू हुआ। चलते चलते रात के लगभग 2 बज चुके थे। कमांडोज अब टारगेट के बिल्कुल करीब थे। उनकी नाइट विजन गॉगल्स में उन्हें लॉन्च पैड और वहां सो रहे आतंकी एकदम साफ नजर आ रहे थे। सभी हिट स्क्वाड्स ने 5 से 7 अलग अलग लॉन्च पैड को घेर लिया। तभी दिल्ली के कमांड सेंटर से एक फाइनल आदेश आया और फिर एक साथ हमला शुरू हुआ। सबसे पहले स्नाइपर्स ने बिना कोई आवाज किए साइलेंसर लगी राइफल से आतंकियों के गार्ड्स को वहीं ढेर कर दिया। इसके तुरंत बाद कार्ल गुस्ताफ और थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर से उन्हें इमारतों और टेंट्स में सीधे रॉकेट दागे गए जहां आतंकी सो रहे थे। धमाके इतने तेज थे कि लॉन्च पैड पल भर में ही आग के गोलों में बदल गए। जो आतंकी अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे उन्हें कमांडोज की टैवर राइफल ने भून दिया। लड़ाई इतनी नजदीक थी कि एक जगह तो आतंकियों ने हमारे जवानों को घेरने की कोशिश की। तब जवानों ने अपनी राइफल रीलोड करने में वक्त जाया नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपनी बरेटा 9mm पिस्टल निकाली और बिल्कुल पास से दुश्मन को ढेर कर दिया। सिर्फ आधे घंटे के अंदर वहां 38 से 40 आतंकियों की लाशें बिछ चुकी थी। लॉन्च पैड राख बन चुके थे। उरी का मकसद पूरा हो चुका था। लेकिन अभी इस मिशन का सबसे मुश्किल और खौफनाक काम बाकी था, जिंदा वापस लौटना। लॉन्च पैड पर हुए धमाकों की आवाज से पाकिस्तानी आर्मी की फॉरवर्ड पोस्ट और बंकर अलर्ट हो चुके थे। उन्हें समझ आ चुका था कि भारतीय सेना ने एलओसी पार कर ली है। इसके तुरंत बाद पहाड़ियों के ऊपर से कमांडोज पर हैवी मशीन गन्स और मोटार्स की भारी फायरिंग शुरू हो गई। लेकिन कमांडोज अपनी रफ्तार नहीं बढ़ा सकते थे क्योंकि उनके पैरों के नीचे वही लैंडमाइंस बिछी हुई थी जिन्हें वो आते वक्त पार कर चुके थे। लेकिन इस गोलीबारी के बीच कमांडोज ने पैनिक नहीं किया और उसी पुराने रास्ते से वापसी शुरू की। इसी दौरान एक कमांडो का पैर लैंडमाइन के किनारे पड़ गया और ब्लास्ट के चलते वो घायल हो गया। लेकिन उसके साथियों ने उसे रुकने नहीं दिया और उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ती रही। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती वक्त की थी। अगर सूरज निकल आता तो दिन की रोशनी में पाकिस्तानी स्नाइपर्स और आर्टिलरीज के लिए कमांडोज एक इजी टारगेट होते। उन्हें हर हाल में सुबह होने से पहले एलओसी पार करके भारतीय सीमा में दाखिल होना था। जब कमांडोज दुश्मन की फायरिंग में घिरने लगे तब एलओसी के इस पार मौजूद उन 150 बैकअप कमांडोज और आर्टिलरी यूनिट्स ने कवर फायर देना शुरू किया। उन्होंने पाकिस्तानी पोस्ट पर भारी जवाबी फायरिंग की। इसी कवर फायर की वजह से स्ट्राइक्स टीम को एलओसी पार करने का मौका मिल गया और सूरज उगने से पहले दोनों टीमें सुरक्षित भारतीय सीमा में लौट आई। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान भारत की तरफ से एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। ब्लास्ट में जो एक कमांडो घायल हुआ था उसे सुरक्षित लौटने के तुरंत बाद हेलीकॉप्टर से श्रीनगर ले जाया गया जहाँ ट्रीटमेंट के बाद उसे बचा लिया गया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान करीब 38 से 40 आतंकवादी मारे गए थे और वहां पर मौजूद सभी आतंकी ठिकानों और उनके हथियारों को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया गया था। उरी का इंतकाम पूरा हो चुका था। इसके बाद भारत ने सैन्य प्रोटोकॉल निभाते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह के जरिए पाकिस्तानी अधिकारियों को इस ऑपरेशन की आधिकारिक जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत इस तनाव को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन अगर पाकिस्तान ने इसके जवाब में कोई भी कार्यवाही की तो भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देगा। और फिर 29 सितंबर 2016 की सुबह ने इतिहास रच दिया। डीजीएमओ रणवीर सिंह ने पूरी दुनिया के सामने आकर एक ऐतिहासिक ऐलान किया। The Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. इस बयान ने भारत की दशकों पुरानी डिफेंस पॉलिसी को हमेशा के लिए बदल दिया। पाकिस्तान और पूरी दुनिया को ये साफ संदेश मिल चुका था कि एलओसी अब कोई ऐसी रेखा नहीं है जिसे पार न किया जा सके। आतंकवाद के खिलाफ भारत अब सिर्फ कूटनीतिक निंदा नहीं करेगा बल्कि सरहद पार जाकर इसका जवाब भी देगा।